आज बीए पार्ट प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में मौर्य प्रशासन पे आपके साथ चर्चा की जाएगी या वार्तालाप किया जाएगा। बड़ा एक बात तो निश्चित रूप से आपको ध्यान रहे, मौर्य युग में से या मौर्य राजवंश में से दो बड़े प्रश्न पूछते हैं। उनमें से एक प्रश्न आपको प्रतिवर्ष पूछा जाता है, या तो मौर्य प्रशासन के बारे में पूछा जाता है या अशोक धर्म के बारे में पूछा जाता है। आज आपके साथ जो वार्तालाप किया जाएगा वो मौर्य प्रशासन पे किया जाएगा। बड़ा प्राचीन भारत में आज की तरह उस काल में भी शासन के तीन ही स्वरूप होते थे। या तो शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक होता था, या प्रजातंत्र होता था, या कुलीन तंत्र अर्थात पुरोहितों का होता था। मौर्य काल एक ऐसा काल था जिसमें भारत में सर्वप्रथम राजनीतिक सत्ता का केंद्रीयकरण हुआ। कई बार ये प्रश्न आपसे 2 नंबर का पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा काल था जिसमें सर्वप्रथम सत्ता का केंद्रीयकरण किया गया था, या भारत में सर्वप्रथम राजनीतिक सत्ता को एक स्वरूप प्रदान किया गया था। अगर वंश का नाम पूछे तो मौर्य होगा, और शासक का नाम पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य होगा। मौर्य काल में सत्ता का सर्वप्रथम केंद्रीयकरण किया गया था। उस काल में शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। राजा ही शासन का सर्वोच्च अधिपति हुआ करता था, किंतु वह निरंकुश नहीं हुआ करता था। प्रजा की राय को उस समय उसमें महत्व दिया जाता था। शासन में राजा की मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी होता था। मौर्य काल में राजा को प्रशासन के मामले में सहायता देने के लिए कौटिल्य ने राजा के 7 अंग निर्दिष्ट किए थे। कौटिल्य ने राजा के 7 अंग निर्दिष्ट किए थे कि ये 7 अंग हैं वो राजा के लिए सहायक है। और ये 7 अंग कौन कौन से हैं? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। एक अच्छे शासन संचालन के लिए कौटिल्य ने राजा के 7 अंग बताए थे, जिसे सप्तमंडल भी कहा जाता है। इसके अलावा मौर्य प्रशासन को कौटिल्य ने राजा के कार्यों को 3 कोटियों में विभाजित कर दिया था। उसने कहा कि राजा के कार्य हैं वो 3 कोटियों में हैं, और ये 3 कोटि कौन कौन सी थी? व्यवस्थापिका संबंधी कार्य, व्यवस्थापिका संबंधी कार्य, कार्यपालिका संबंधी कार्य और न्यायपालिका संबंधी कार्य। न्यायपालिका संबंधी कार्य। मौर्य काल में राज्य के समस्त विधान बनाने के या समस्त कानून बनाने का अधिकार राजा के पास ही थे। इसलिए व्यवस्थापिका संबंधी कार्य में आपको एक की बात याद रखनी है, राज्य के समस्त विधान। इस शब्द को आपको याद करना है कि राज्य के समस्त कानून निर्माण करने का, या राज्य के समस्त विधान बनाने का, या राज्य की समस्त विधि बनाने का अधिकार राजा के पास सुरक्षित हुआ करता था। दूसरा कार्यपालिका संबंधी कार्य। मौर्य काल में राज्य के समस्त अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी पदच्युति, अर्थात उनको नियुक्त करने और उन्हें उनके पद से हटाने का अधिकार राजा के पास था। ये कार्य उसके कार्यपालिका संबंधी थे। तीसरा न्यायपालिका संबंधी कार्य। मौर्य काल में राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। उसके निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती थी, आज जैसे राष्ट्रपति का। यूं तो बताया जाता है कि मौर्य काल में न्याय कार्य राजा और ग्रामीण न्यायालय को छोड़कर के समस्त न्यायालय 2 प्रकार के होते थे, लेकिन यहां आपको उसके न्यायपालिका संबंधी कार्य बताए गए हैं। राजा ही राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, उसके निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती थी। यहां छोटे रूप से भी आपको 3 बातें अगर पूछे कि वह कौन सा काल था जिसमें सर्वप्रथम राजनीतिक सत्ता का केंद्रीयकरण किया गया, तो आपका उत्तर हो जाएगा मौर्य काल। शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। फिर मौर्य प्रशासन के बारे में जिसने सर्वाधिक जानकारी दी है वो थे
चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य अर्थात कौटिल्य अर्थात विष्णुगुप्त, उसने कहा कि उस समय राजा के 7 अंग थे जो राज्य को संचालन के लिए महत्वपूर्ण थे। उसने राजा के कार्यों को 3 कोटियों में विभाजित किया था। अब अपन आगे बढ़ेंगे। उस काल में राजा को प्रशासन के मामले में परामर्श देने के लिए 2 संस्थाएं थी। ये आपको ध्यान देना है। मंत्री परिषद और मंत्रणा। मौर्य काल में राजा को प्रशासन के मामले में परामर्श देने के लिए 2 संस्थाएं थी। एक संस्था का नाम था मंत्री परिषद और दूसरी संस्था का नाम था मंत्रणा। अब आज की तरह आज भी हमारे प्रधानमंत्री को या शासन के मामले में परामर्श देने के लिए हमारे 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक उसी प्रकार मौर्य काल में राजा को प्रशासन के मामले में परामर्श देने के लिए 2 संस्थाएं थी। एक थी मंत्री परिषद, ये आवश्यक कार्यों में राजा को प्रशासन के मामले में परामर्श देती थी। दूसरी थी मंत्रणा, ये राज्य के सभी प्रशासनिक कार्यों को संचालित करने के लिए, चाहे राज्य के समस्त अधिकारियों को नियुक्त करने और हटाने से संबंधित सभी परामर्श थे वो राजा को देती थी। मंत्री परिषद की अपेक्षा मंत्रणा बहुत महत्वपूर्ण थी। मंत्रणा में प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे? मंत्री, पुरोहित, युवराज और सेनापति इसके प्रमुख मंत्री हुआ करते थे। लेकिन इस संस्था के बारे में एक कथन है कि मंत्रणा में किसी भी व्यक्ति को जब भी प्रवेश दिया जाता था उससे पहले उसके चरित्र का परीक्षण किया जाता था और उसके चरित्र के परीक्षण करने की विधि को उस समय उपधा परीक्षण कहते थे। उपधा परीक्षण कहते थे। आजकल अगर हम इसकी तुलना करें तो लोकायुक्त से या लोकपाल से कर सकते हैं कि वो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाता है। ठीक उसी समय उस काल में कौटिल्य के मस्तिष्क में ये विचार घर कर गया कि अगर आपको प्रशासन सरल, सीधा और आसान देना है तो उस मंत्रणा में किसी भी मंत्री को प्रवेश देने से पहले उसके चरित्र का भली भांति परीक्षण कर लेना चाहिए। वो सत्यनिष्ठा पर आधारित है कि नहीं, वो कर्तव्य निष्ठा पर आधारित है कि नहीं, वो राज्य संचालन के लिए श्रेष्ठ है कि नहीं। अगर वो उस चरित्र की कसौटी पर खरा पाया जाए उसी के बाद उसे मंत्रणा में प्रवेश दिया जाए और उससे पहले जो चरित्र परीक्षण किया जाता था उस चरित्र परीक्षण को उपधा परीक्षण कहते थे। इन दोनों का वेतन आजकल की तरह निर्धारित था। मौर्य काल में मंत्री परिषद का वेतन 12,000 पण वार्षिक वेतन था, जबकि मंत्रणा का वार्षिक वेतन 48,000 पण था। आपको यहाँ याद रखना होगा, इसका 12,000 पण वार्षिक वेतन था, इसका 48,000 पण वार्षिक वेतन था। अब आपको एक साथ एक बात और याद रखनी होगी। यहाँ एक छोटा सा प्रश्न उभर कर के आया, पण क्या था? मौर्य काल में प्रचलित राजमुद्रा का नाम था। यहाँ दूसरा प्रश्न भी आपके सामने स्पष्ट आ जाता है कि मौर्य काल में सर्वाधिक वेतन कितना था, तो आपका उत्तर होगा 48,000 पण। और उस काल में न्यूनतम वेतन कितना था? 60 पण। इसी के साथ आजकल जैसे हम प्रशासन में देखते हैं मंत्रियों को अलग अलग विभाग आवंटित कर दिए जाते हैं। ये कृषि विभाग इसके पास है, गृह विभाग इसके पास है, वित्त विभाग इसके पास है, वन विभाग इसके पास है। ठीक उसी प्रकार से मौर्य काल में भी केंद्र में 18 विभाग, मौर्य काल में केंद्र में 18 विभागों का उल्लेख मिलता है और 26 उनके विभागाध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। 18 विभाग और 26 विभागाध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। 18 जो विभाग थे इन्हें तीर्थ कहा जाता था और विभागाध्यक्ष थे इन्हें महामात्र कहा जाता था या आमात्य कहा जाता था। यहां बड़ा अगर आपको एक सीधी सी बात पूछे तो बहुत से छोटे छोटे प्रश्न, ये केंद्रीय प्रशासन की एक ढांचा हमने लिया है और ढांचा क्या लिया, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे ये पूछे शासन का स्वरूप कैसा था, राजतंत्रात्मक था। दूसरा पूछे सर्वप्रथम सत्ता का केंद्रीयकरण किस शासक ने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। मौर्य काल में कौटिल्य ने राजा के कितने अंग निर्दिष्ट किए, 7 अंग किए। फिर मौर्य काल में राजा के कार्यों को कौटिल्य ने कितने भागों में विभाजित किया, 3 भागों में, व्यवस्थापिका संबंधी, कार्यपालिका संबंधी और न्यायपालिका संबंधी। फिर आगे
मौर्य काल में राजा को प्रशासन के मामले में परामर्श देने वाली दो प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी थी? मंत्री परिषद और मंत्रणा। मंत्री परिषद की अपेक्षा मंत्रणा अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। ये राज्य के सभी प्रशासनिक कार्यों में राजा को परामर्श देती थी। इसका वेतन 48,000 पण था, लेकिन इसमें प्रवेश सहर्ष नहीं दिया जाता था। इससे पहले इसमें जिन सदस्यों को प्रवेश दिया जाता था उनके चरित्र का परीक्षण किया जाता था, और चरित्र के परीक्षण करने की जो विधि थी उसे उपधा परीक्षण कहते थे। मौर्य काल में केंद्र में 18 विभाग थे और 26 विभागाध्यक्ष थे। 18 जो विभाग थे उन्हें तीर्थ कहा जाता था और विभागाध्यक्षों को महामात्र कहा जाता था। अब उन विभागाध्यक्षों के कार्य हैं अलग अलग, जिनमें से आपको 5-7 के बारे में ही ज़्यादा याद करना है कि कृषि का कार्य कौन देखता था, उद्योगों के प्रबंध कौन देखता था, वित्त विभाग पर नियंत्रण कौन करता था, और वन विभाग किसके अधीन था, चारागाह विभाग किसके अधीन था, मुद्रा का नियंत्रण कौन करता था। इस प्रकार के प्रत्येक अध्यक्ष को उनके अलग अलग दायित्व निर्धारण कर दिए गए थे। आजकल भी हैं, ठीक उसी प्रकार से अब उनके बारे में अपन बात करेंगे। एक अधिकारी का नाम था शीताध्यक्ष। ये कृषि विभाग के कार्यों की देखभाल करता था, और ठीक आजकल हमारे कृषि मंत्री होता है, ठीक इसी प्रकार के इसके कार्यों का निर्वहन था, क्षमार था। ये राजस्व वसूली का कार्य करता था। मौर्य काल में जो राजस्व थे उनका वसूल करने का अधिकार था, वो समाहर्ता का था। आजकल हम इससे तुलना करें तो आप सोचेंगे जैसे हमारा राजस्व मंत्री है, उसके अधीन के जो कार्य हैं वो एज ए समाहर्ता के अधीन हुआ करते थे। अब तीसरा, आजकल हमारा वित्त मंत्रालय होता है, ठीक उसी प्रकार उस समय शनिधाता जो वित्त विभाग को देखता था। अब पूछे कृषि विभाग आए तो आप शीताध्यक्ष कर देंगे, वित्त विभाग आए तो आप शनिधाता कर देंगे, और राजस्व आए तो आप क्षमार्ता कर देंगे। उस समय बाजारों का प्रबंध जो अधिकारी देखता था उस अधिकारी का नाम पन्नाध्यक्ष था। विविताध्यक्ष था, वो चारागाह विभाग का अध्यक्ष था। अब एक बात आपसे पूछे कि उस काल में टकसाल और मुद्रा पर नियंत्रण कौन करता था? मुद्रा पर नियंत्रण करने का कार्य उस काल में एक अधिकारी हुआ करता था जिसका नाम लक्षणाध्यक्ष हुआ करता था, और लक्षणाध्यक्ष उस काल में मुद्रा पर नियंत्रण करता था। अब उसके बाद में आपको कर्मांतिक, मौर्य काल में कर्मांतिक का जो कार्य था, मुगल काल में वो किसका हुआ करता था या आधुनिक काल में किसका है? अगर आप इनकी कंपेयर तुलना भी करेंगे, कर्मांतिक क्या करता था? ये कारखाना विभाग का उद्योग होता, ये राजा के शाही उद्योग हुआ करते थे, उन उद्योगों का प्रबंध करता था। आजकल जो कार्य उद्योग मंत्री करता है वह कार्य उस समय कर्मांतिक नामक अधिकारी के हुआ करते थे। उसके बाद आगे अपन पढ़ेंगे कि उस समय दुर्गों की 2 श्रेणियां थी। एक दुर्ग जो राज्य की भीतरी सीमाओं के बीच थे, एक सीमावर्ती दुर्ग थे, और सीमावर्ती दुर्गों का प्रबंध करने वाला मंत्री अलग था, और राज्य के भीतरी भागों के दुर्गों का जो प्रबंध करता था वह मंत्री अलग था। एक को क्या कहते थे? दुर्गपाल कहते थे, और एक को अंतपाल कहते थे। एक सीमावर्ती दुर्गों का प्रबंध करता था और एक राज्य के भीतरी भागों के दुर्गों का प्रबंध करता था। इसी प्रकार से रिकार्ड विभाग का मुखिया कौन था? प्रशस्ता था। प्रशस्ता था, ये रिकार्ड विभाग का मुखिया था। आजकल कहते हैं कि हमारा रिकॉर्ड विभाग है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इनके जो विभाग हैं जिनमें प्रशासन से संबंधित संपूर्ण जानकारियां होती है वो सचिवालय में केंद्रित होते हैं, जहां पूरे के पूरे कर्मचारियों के कार्य लेखबद्ध होते हैं। ठीक उसी प्रकार मौर्य काल में प्रशासन का कार्य लेखबद्ध कर दिया जाता था। ये मौर्य काल के केंद्रीय प्रशासन का ढांचा था। अगली कक्षा में हम मौर्य काल के प्रांतीय प्रशासन के स्वरूप और उससे नीचे के प्रशासन के स्वरूप के साथ आपके साथ चर्चा की जाएगी। शुक्रिया, धन्यवाद।